ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। चीजों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते होते विफल हो जाते हैं। अगर कोई अंत में उतना ही सजग रहे जितना वह आरंभ में था तो विफल हो ही नहीं सकता है। ये किसने कहा है? लाओ त्से ने कहा है। शिक्षा में बुनियादी सुधार की जरूरत। ये आप देख रहे हैं कि आजकल शिक्षा में सुधार को लेकर खूब आवाजें भी उठ रही हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना भी चाहिए। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खासकर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या स्कूलों की हालत है, जग जाहिर है। अभी फतेहपुर में नहीं देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग क्या थी? शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था, सफाई नहीं हो रही थी शौचालय की। जो खाद्यान्न दिया जाता है ना, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, उसमें आप देखते हैं उसकी क्वालिटी लो थी। और कई जगह आप लोग पढ़ते नहीं रहते हैं कि वो खाने में वो मिला, कॉकरोच मिला, कहीं आप देखिए छिपकली मिली, कहीं आप देखते हैं सांप का बच्चा मिला। समझ रहे? इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तो उनमें सुधार होना चाहिए। और मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं कि आज के समय में जो दिहाड़ी मजदूरी भी कर रहा है ना, वो भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, क्योंकि सरकारी स्कूल की बदहाली उसे भी पता है, वो भी उसके बारे में जानता है। और मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि नेताओं के बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ लेते हैं, अधिकारियों के बच्चे पढ़ लेते हैं। अब बेचारे गरीबों के बच्चे रहते हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं। अगर नेताओं के बच्चे पढ़ते और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, मैं कह रहा हूं कि एक दिन के अंदर पूरी व्यवस्था सही हो जाती, सही शिक्षा व्यवस्था दी जाने लगती। और कई जगह से आप खबरें नहीं आ रही हैं कि देखिए स्कूल जाने के लिए पुल नहीं है, रोड नहीं है, बच्चे जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। और ऐसे हम लोग विश्व गुरु हैं, ऐसे हम लोग विकसित भारत बनेंगे। भारत शिक्षा के मामले में सदियों से अग्रणी रहा है। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था दुनिया को राह दिखाती थी। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ गुरुकुल से कई ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई। मगर समय बदलने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक बदलाव हुए। भारत जो कभी ज्ञान और नव जागरण के क्षेत्र में अग्रणी था, वह पिछड़ता चला गया। हम पश्चिमी शिक्षा की नकल करने लगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने शोध और अन्वेषण को कम कर दिया और कला संकाय का महत्व कम होता चला गया। शिक्षा पर बाजार हावी होने लगा। नए रास्ते पर चलने की हमारी ललक खत्म हो गई। दुनिया डिजिटल होती गई और इंटरनेट उसकी आधार भूमि बन गई। आज भारत कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहता है। यह सच है कि ज्ञान के आकाश का कोई अंत नहीं है, लेकिन भारत अगर सचमुच उस ऊंचाई को छूना चाहता है तो उसे शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे। पिछले 1.5 दशक में डिजिटल तकनीक को अपनाने और इस दिशा में आगे बढ़ने के कई दावे किए गए हैं। भारत कृत्रिम मेधा का अगुवा बनने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक कमी रह गई। यह कमी है संकल्प की। हम बेहतरीन शिक्षक तैयार नहीं कर पा रहे हैं और विद्वता पढ़ाने पर भी कोई जोर नहीं दिखता। एक इच्छा और आकांक्षा जरूर थी, लेकिन अध्यापकों की प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं आया। विद्यार्थी उपलब्धियां हासिल करने को ही लक्ष्य मान बैठे। नतीजा यह है कि मेहनत और अन्वेषण कर आगे जाने का उत्साह कम पड़ता चला गया। यही कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक भी इसलिए पिछड़े क्योंकि उन्होंने खुद को अद्यतन नहीं किया। नतीजा यह है कि हमारे विद्यार्थी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। डिजिटल सहज होने के क्रम में हम कागज कलम से दूर हो गए। इसी के साथ हम अपनी पुस्तक संस्कृति भी भूल गए। मोबाइल फोन पर ही कक्षाएं लगने लगी। बच्चे भी वही पढ़ने लगे। किताबें कोने में धरी रह गईं। डिग्रियां पाने और सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे रह गया। प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है, यह काफी समय से हो रही है। मगर जब बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बाहर आने लगे, तब इस समस्या को गंभीरता से आप देखते हैं कि लिया गया और यह मुद्दा बनने लगा। प्रश्न पत्र लीक को कुछ गिरोहों ने अपना धंधा बना लिया। वे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने लगे। वर्ष 2024-2026 में बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुए। निराशा में डूबे वे कुछ विद्यार्थियों ने खुदकुशी की। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विद्यार्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों आंदोलन किया। युवा पीढ़ी का असंतोष आक्रोश में बदल गया। नतीजा शिक्षा मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि इससे शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि सरकार कानून भी लाई। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि लिख के नहीं दे सकते हैं। कोई भी राज्यों में अलग अलग कानून है।
कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि लिख के नहीं दे सकती कि अगला जो पेपर होगा वो आउट नहीं होगा, उसमें धांधली नहीं होगी। क्योंकि ये जब जो व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं ना, ये पेपर लीक होने की बात के लिए है। अरे भैया, पेपर लीक कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, ये सब समस्याएं हैं, उनकी जड़ों तक हमें जाना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि वही हमारे देश में जो लीपापोती चलती है, कोई भी घटना होती है क्या होता है, अरे जांच बैठा दी गई, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2021 का नीट का पेपर लीक था ना, जो अभी तक उसका अंतिम फैसला नहीं आया। 2024 वाले का अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया, 2026 में फिर हो गया। ये हाल है। प्रवेश परीक्षाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार को भागीरथी प्रयास करने होंगे। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर संबोधन कर आक्रोश विद्यार्थियों को शांत करने, उन्हें समझाने का प्रयास किया कि सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है। और इसमें उन्होंने प्रश्न पत्र लीक करने वाले अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था की बात की। बीते 27 जुलाई को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू हुआ तो परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया और इससे प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार इस विधेयक को काफी महत्व दे रही, मगर इसमें गंभीर चिंतन नहीं दिखता। इस पर संसद में व्यापक बहस भी नहीं हो पाई। कड़े दंड के प्रावधानों वाला यह विधेयक बहुमत के बल पर पारित हो तो गया, लेकिन परीक्षा व्यवस्था शिक्षा में सुधार के लिए यह काफी नहीं है। पिछला अनुभव बताता है कि दोषियों को सजा देने के कानून तो पहले भी थे, चाहे उनमें सजा इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी पिछले 25 वर्षों में देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो प्रश्न पत्र लीक हुए, माफिया ने जो कारगुजारी की, उस हिसाब से बड़े पैमाने पर धरपकड़ नहीं हुई। और आपने देखा है कि इतनी बातें हो रही हैं, उसी के बीच गुजरात से एक खबर आ गई, मध्य प्रदेश से एक खबर आ गई, एक आपने देखा उड़ीसा से खबर आ गई पेपर लीक की। ये हाल है। आपने कभी देखा है कि केवल कानून बना देने से अपराध रुके हों? आप खुद सोच के देखिए। फिलहाल सरकार ने एक बड़ी पहल की और उसने त्वरित अदालतें बनाई। 3 महीने में फैसला देकर अपराधियों को कड़ी सजा देने की घोषणा भी की, लेकिन पिछले दिनों एक मामले में वकील के हाजिर न होने से अगली तारीख दे दी गई। यानी कि आप देख रहे हैं, कमी ये है। और दंड प्रक्रिया को चुस्त कर प्रवेश परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तो बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि पूरी तरह दोष रहित कैसे होगा। हालांकि सरकार इसको लेकर गंभीर दिख रही है। उसने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यबल बना दिया जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के काम की परीक्षा समीक्षा करेगा, प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए अपनी सिफारिशें देगा और इससे परीक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है। देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। नीति निर्माताओं को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया आज कितने आगे बढ़ चुकी है और हम अभी नारे ही गढ़ रहे हैं। हम नारे लगाते हैं डिजिटल भारत के, हम बताते हैं कि भारत में मोबाइल क्रांति हो गई और जल्द ही कृत्रिम मेधा को भी साथ लिया जाएगा। इस दिशा में प्रगति निसंदेह प्रशंसनीय है, मगर सवाल यह है कि क्या हम युवा पीढ़ी को नए रोजगार के काबिल बना रहे हैं? आज भी ना तो अध्यापक ना ही छात्र नई राहों के अन्वेषी हैं। वे कोई नया शोध करना नहीं चाहते हैं, वे बस डिग्रियां चाहते हैं। आज भी पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव नहीं होता है, वर्षों तक उन्हें वहीं पढ़ाया जाता है। भारत की 60% आबादी गांव में बसती है, मगर वहां पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। मोबाइल नेटवर्क या तो है ही नहीं या फिर बहुत कमजोर है। और यहाँ चर्चा होती है कि नीट सहित सारी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से ली जानी चाहिए। सुधार कैसे होगा जबकि स्कूलों में पढ़ाई का तरीका वही पुराना है? सरकार कहती है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन सच यह है कि 10वीं तक पहुंचने के बाद उनमें से कई बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। उच्च स्तर पर शिक्षा में बदलाव का आधार स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। बदलाव करना है तो प्राथमिक स्तर से है और शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए, लेकिन यह सब रोजगार की गारंटी के बिना संभव नहीं होगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है वह आश्वस्त हो कि उसकी मेहनत और डिग्री के मुताबिक उसे रोजगार अवश्य मिलेगा और इससे छात्रों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अपने आप बदल जाएगा। अध्यापकों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। नए माहौल के मुताबिक जब तक वे स्वयं को अद्यतन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखिए, कहा जा रहा है ना कि इन सालों में लाखों स्कूल बंद हो गए, हर दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। और आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में क्या है, बच्चों के नामांकन घट रहे हैं और प्राइवेट स्कूल भी बढ़ रहे हैं, वहां नामांकन की संख्या भी बढ़ रही है, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा सुधार की जरूरत है, हर स्तर पर सुधार की जरूरत है। हर जगह समस्याएं हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उनका सुधार करना चाहिए, तब बड़ा कोई सुधार होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये डिजिटल साक्षरता की बात हो रही है। अगर भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक
पहुंचना है तो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं आज विकास का सबसे बड़ा आधार डिजिटल तकनीक बन चुकी हैं। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता, लगभग हर क्षेत्र डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे समय में यदि महिलाओं का बड़ा वर्ग डिजिटल दुनिया से दूर रह जाता तो यह केवल लैंगिक असमानता का प्रश्न नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास में गंभीर बाधा भी है। आज भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने का दावा करता है। यूपीआई, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने नई संभावनाएं खोली है। इसके बावजूद डिजिटल सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, आदिवासी इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं आज भी डिजिटल संसाधनों से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ सकी। यह स्थिति बताती है कि तकनीकी विकास तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचे। डिजिटल समावेशन का अर्थ केवल मोबाइल या इंटरनेट उपलब्ध करा देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित, आत्मविश्वास और प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना। जब कोई महिला ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है, डिजिटल बैंकिंग करती है, सरकारी योजनाओं के लिए स्वयं आवेदन करती है, अपने उत्पादों का ऑनलाइन विपणन करती है या टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करती है, तभी वास्तविक डिजिटल समावेशन संभव होता है। दरअसल देश के बहुत सारे परिवारों में मोबाइल फोन पुरुषों की प्राथमिकता होती है और महिलाओं को उसका सीमित उपयोग ही मिल पाता है। एक और बड़ा कारण डिजिटल साक्षरता का अभाव है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी अनेक बार ऑनलाइन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग नहीं कर पाती। फिर सामाजिक मानसिकता की वजह से महिलाओं के मोबाइल उपयोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इसके अलावा साइबर अपराधों का भय है। ऑनलाइन ठगी, फर्जीवाड़ा, साइबर उत्पीड़न के कारण अनेक महिलाएं डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाए रखती हैं। यही आजीवन शिक्षा की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा केवल विद्यालय या महाविद्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह आप देख रहे हैं कि बदलती तकनीकों के साथ निरंतर सीखते रहना ही आजीवन शिक्षा है। अगर प्रत्येक गांव, वार्ड और समुदाय में महिलाओं के लिए नियमित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तो लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। स्वयं सहायता समूह, पंचायतें, महिला मंडल, पुस्तकालय, जन शिक्षण संस्थान, सामुदायिक शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर, स्वयं पोर्टल और विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और जिनके लाखों महिलाओं को लाभ भी मिला है। लेकिन यह प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। ये जब इस तरह के टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं ना या आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सरकार के प्रयास के रूप में बता दिया करिएगा। ये आज आवश्यकता ऐसी रणनीति की है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित हों। स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाए। साइबर सुरक्षा का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि महिलाएं आत्मविश्वास के साथ डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकें। स्वयं सहायता समूहों को ई कॉमर्स और डिजिटल विपणन से जोड़ा जाए। वरिष्ठ महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं और आप देखिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाए। डिजिटल समावेशन केवल तकनीकी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान है। जब एक महिला डिजिटल रूप से सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार लाभान्वित होता है। वह बच्चों की शिक्षा, परिवार की स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में अधिक सक्षम बनती हैं। यही कारण है कि महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण प्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और लैंगिक समानता जैसे अनेक सतत विकास लक्ष्यों को गति देता है। भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी साकार होगा जब देश की प्रत्येक महिला डिजिटल दुनिया की सक्रिय सहभागी बने और आजीवन शिक्षा इस परिवर्तन की सबसे प्रभावी कुंजी है। सरकार, शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकाय और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें कोई भी महिला डिजिटल अवसरों से वंचित ना रहे। डिजिटल भारत की वास्तविक सफलता इंटरनेट की गति या तकनीक की उन्नति से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला भी डिजिटल संसाधनों का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर रही है या नहीं। अगर हम महिलाओं के डिजिटल समावेशन को आजीवन शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं तो यह केवल लैंगिक समानता की दिशा में ही नहीं बल्कि समावेशी और न्यायपूर्ण और सतत भारत के निर्माण की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जोखिम का सफर,
देश में हवाई यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाने के लिए विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों के निर्माण में प्रगति हुई। इसके साथ ही विमान किराए में भी आए दिन बेलगाम तरीके से बढ़ोतरी होती रहती है, मगर इसी तर्ज पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। कभी तकनीकी खराबी, सतर्कता की कमी तो कभी मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां विमान हादसे का कारण बनती हैं। ऐसी ही एक घटना बीते मंगलवार को हुई, जब थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का ये एक विमान वायुमंडलीय अस्थिरता यानी टर्बुलेंस के कारण हवा में अपनी निर्धारित ऊंचाई से अचानक लगभग 300 फुट नीचे आ गया और जिससे 70 यात्री घायल हो गए। हालांकि बाद में इस विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। सवाल है कि देश भर में होने वाले विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। यह सच है कि हाल के वर्षों में हवाई सफर की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, मगर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तकनीकी और सतर्कता के स्तर पर माकूल प्रबंधों का अभाव साफ नजर आता है। पायलटों अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत के मुताबिक तैनाती नहीं हो पाने से संचालन तंत्र में दबाव बढ़ रहा है और इसमें मानवीय चूक की संभावनाएं भी अक्सर बनी रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार करीब 65% विमान दुर्घटना के पीछे मानवीय चूक एक प्रमुख कारण होती है। एयर इंडिया का जो विमान वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण असंतुलित हुआ, उसमें 137 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। अगर पायलट के समझने में थोड़ी सी भी चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। फिर क्या वजह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तकनीकी रूप से मानक संचालन प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पाया। सवाल यह है कि इस घटना के दौरान खराब मौसम की स्थिति में संभावित वायुमंडलीय अस्थिरता के बारे में चालक दल की ओर से यात्रियों को पहले से सचेत करने की सामान्य मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। अगर यात्रियों को समय रहते सतर्क कर दिया जाए तो विमान में मौजूद सुरक्षात्मक उपायों के इस्तेमाल से उनके हताहत की संभावना कम होती। नागर विमानन महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है, लेकिन यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या इस जांच के नतीजे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाएगा या फिर इसे भी संबंधित हादसे तक ही सीमित रखा जाएगा। हालांकि विमान हादसों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया में समूचे तंत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की विमान दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 साल बाद भी सामने नहीं आई और इससे साफ है कि अगर किसी विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने में इतना लंबा वक्त लग जाए तो यात्रियों के सुरक्षित सफर की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन करना मुश्किल नहीं है। आतंक का साया। ये सरकार का दावा है कि देश में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, मगर हकीकत इससे कहीं अलग नजर आती है। सीमा पार से आतंकवाद भारत की सुरक्षा और शांति के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है भारत में अशांति फैलाने की। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। विदेशी धरती से संचालित होने वाले आतंकी संगठन घुसपैठ से लेकर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की उनकी साजिश कई परतों में दिखाई देती है। पंजाब पुलिस ने बीते मंगलवार को 2 आतंकी तंत्र का भंडाफोड़ कर 4 नाबालिगों समेत 9 लोगों को पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि ये सभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। साथ ही यह खुलासा भी हुआ कि आरोपी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस भले ही इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही हो, लेकिन इससे सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए। आखिर इन आतंकी तंत्रों की भनक पहले क्यों नहीं लग पाई? पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि आतंकियों के इस गिरोह ने पंजाब में कई जगह रेल पटरियों के पास निगरानी कैमरे लगाए थे। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन कैमरों से ली गई तस्वीरें सीमा पार बैठे आकाओं को भेजी जाती थी। हाल के दिनों में पंजाब में रेल पटरियों पर धमाके की कई घटनाएं हुई और अब उन्हें भी आतंकियों की इसी तरह की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हैरत इस बात की है कि आतंकी गिरोह के सदस्य कैमरे लगाकर रेल पटरियों की नियमित निगरानी कर रहे थे और पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों को इसकी जरा भी भनक नहीं लग पाई। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आतंकी पिछले दिनों विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बम बनाने का सामान लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गए थे। इससे सुरक्षा में लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान आतंकी अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती थी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तो ये है। और हमारे यहाँ आप देखते हैं कोई
घटना दुर्घटना घट जाती उसके बाद ही पता चलता है अच्छा ऐसा होने वाला था, पहले नहीं ध्यान दिया जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।